हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फोर्थ सेम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। उसके अंतर्गत बात करेंगे हम इलीसा टेस्ट की कि इलीसा टेस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम सीरोलॉजी की यदि बात करें, हमें ये समझना होता है कि सीरोलॉजी होता क्या है। तो सीरोलॉजी में हम देखते हैं कि सीरोलॉजी का मतलब किसी एंटीजन अथवा एंटीबॉडी के मध्य इन विट्रो कंडीशन में रिएक्शन का होना होता है, जिसमें कोई भी एंटीजन अथवा एंटीबॉडी का यूज़ करके हम किसी भी डिसीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं तथा इसकी सहायता से एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक एंटीजन ऐसा पार्टिकल जो कि ह्यूमंस में डिसीज़ कॉज कर सकता है और उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन भी होता है। अगर हम इन एंटीजन और एंटीबॉडी को आइसोलेट करके इनका आपस में यदि रिएक्शन करें तो हमें एक रिज़ल्ट प्राप्त होता है। इस रिज़ल्ट की सहायता से हम बता सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य रिएक्शन होने से हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, जिससे हम डिसीज़ का डायग्नोसिस भी कर सकते हैं एवं जिस ऑर्गेनिज़म के द्वारा डिसीज़ कॉज हुई है हम उस ऑर्गेनिज़म को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो सीरोलॉजी टेस्ट होता है, इस सीरोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जिसमें अग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस, रेडियो इम्यूनो एसे आदि रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। इन सभी अलग अलग रिएक्शंस के द्वारा हम डिफरेंट टाइप्स की डिसीज़ को तथा डिसीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिसीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। अब ये जो इम्यूनो डायग्नोस्टिक रिएक्शंस होता है, ये भी इसी का पार्ट है कि इसमें रिएक्शन किस तरह से होती है। तो इम्यूनो डायग्नोस्टिक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे इलीसा टेस्ट है, वीडीआरएल टेस्ट है, विडॉल टेस्ट है, कूम्स टेस्ट है, कंप्लीट फिक्सेशन टेस्ट है। ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो टेस्ट है, इनका यूज़ करके हम ह्यूमन में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की डिसीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं अथवा उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह की डिसीज़ कॉज हुई है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तथा इन सभी टेस्ट का यूज़ हम अलग अलग प्रकार की डिसीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। तो उपयुक्त आप देख रहे हैं जैसे कि इलीसा टेस्ट है हमारे पास। इलीसा का यूज़ हम कॉमनली एचआईवी तथा टीबी के आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। सेम विडॉल टेस्ट है। इस तरह से हम अलग अलग टेस्ट का यूज़ करके अलग अलग प्रकार के एंटीजन तथा उनसे होने वाली डिसीज़ का हम आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब हम इसका पहला पार्ट देखते हैं कि डायग्नोस्टिक जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है हमारा या डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसके अंतर्गत पहला टेस्ट आता है हमारा इलीसा टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इलीसा टेस्ट का पूरा नाम होता क्या है। तो इलीसा टेस्ट का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है, जिसके द्वारा हम एचआईवी या ट्यूबरकुलोसिस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये जो टेस्ट है पॉलीस्टीरीन ट्यूब अथवा पॉलीविनाइल माइक्रोटाइटर प्लेट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। अर्थात यदि इस टेस्ट को हमें लगाना है डायग्नोसिस के लिए, तो जिसके लिए हमें पॉलीस्टीरीन का ट्यूब चाहिए होगा या पॉलीविनाइल की माइक्रोटाइटर प्लेट चाहिए होगी। अब ये जो इलीसा टेस्ट है, इलीसा टेस्ट में किस तरह से एंजाइम लिंक्ड होते हैं, किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है और किस तरह से हमें रिज़ल्ट प्राप्त होता है, तो उसे हम आगे देखते हैं कि इसमें किस तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे नामक टेक्निक है, जिसे हम कॉमन नॉर्मल रूप से इलीसा कहते हैं। इस इलीसा में पहला एंजाइम होता है एल्केलिन फॉस्फेटेज, दूसरा हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज और तीसरा बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब ये जो तीनों एंजाइम्स हैं, ये किस तरह से इलीसा टेस्ट में अपना वर्क करते हैं, हम उसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलीसा का जनरल प्रोसीजर क्या होता है। जैसे नॉर्मल कोई भी टेस्ट होती है तो उसके लिए एक जनरल प्रोसीजर होता है, तो हम सबसे पहले इसका जनरल प्रोसीजर देखेंगे, आगे इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके जनरल प्रोसीजर में पहला पॉइंट होता है कोटिंग। तो कोटिंग हम किस चीज़ का करने वाले हैं, तो पॉलीस्टीरीन प्लेट इज ट्रीटेड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ आइदर एंटीजन और एंटीबॉडी। हम जो एक प्लेट लेने वाले जिसे पॉलीस्टीरीन से कोट रहेगा, तो उस पॉलीस्टीरीन के कोट के अंदर या तो आपको एंटीजन बाइंड करना है या तो आपको एंटीबॉडी बाइंड करना है। दोनों में से कोई भी एक आप पॉलीस्टीरीन प्लेट के ऊपर आप उसे बाइंड कर देंगे।
बाइंडिंग होने के बाद वो जब ड्राई हो जाएगा तो उसे आपको डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेना है। वॉशिंग से क्या होगा, जो अनबाउंडेड पार्टिकल है वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद में आता है ब्लॉकिंग। एन अनरिलेटेड प्रोटीन बेस्ड सोल्यूशन इज यूज टू कवर अ अनबाउंड साइड्स ऑफ द प्लेट्स। अब हम प्रोटीन बेस्ड सोल्यूशन का यूज़ करेंगे जिसमें जो अनबाउंडेड साइड है वो रिमूव हो जाएगी और बाउंडेड साइड प्लेट के अंदर फिक्स हो जाएगी। उसके बाद में ब्लॉकिंग, जैसी ब्लॉकिंग हो जाएगा, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं किस तरह से ब्लॉकिंग हो रहा है। तो ब्लॉकिंग के कारण जो एंटीजन या एंटीबॉडी का जो सॉल्यूशन आपके द्वारा डाला गया था वो पॉलीस्टीरीन के अंदर ब्लॉक्ड हो जाएगा। अगेन हम उसे डिस्टिल वाटर से वॉश आउट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिटेक्शन। एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी और एंटीजन बाइंड स्पेसिफिकली टू द टारगेट एंटीजन और एंटीबॉडी। अब जो एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी बनेगी, क्योंकि हमारे पास में एंजाइम है जो कि लिंक करेगा, तो इनसे जो कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी बनेगी या एंटीजन बनेगा, क्योंकि आप प्लेट में या तो एंटीजन या तो एंटीबॉडी दोनों में से कोई भी यूज़ करने वाले। अब जब आप जिसके साथ में यूज़ करोगे वो स्पेसिफिकली टारगेट पॉइंट पर जाकर बाइंड कर देगा। उसके बाद में आप उसे फिर से डिस्टिल वाटर से वॉश करके रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका रीड रिजल्ट। अब सबस्ट्रेट इज एडेड एंड द सिंगल प्रोड्यूस बाय द एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन इज मेजर्ड। अब एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपकी जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंत में आपको एक कलर कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा। इस कलर कॉम्बिनेशन के आधार पर आप बता पाएंगे कि हमारा रिजल्ट किस तरह का आया है। इलिसा टेक्निक में ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप की मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें यूज़ किए जाने वाली प्रमुख 2 इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है। अब ये तो हो गया आपका जनरल प्रोसीजर। जनरल प्रोसीजर को आपने देख लिया कि किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी को आपको पॉलीस्टीरीन या पॉलीविनाइल ट्यूब के साथ में अटैच करना है, किस तरह से उनका ब्लॉकिंग होगा, किस तरह से उनका डिटेक्शन होगा और किस तरह से हम उसके रिजल्ट को पढ़ पाएंगे या देख पाएंगे। तो यह जो जनरल प्रोसीजर है या इलिसा टेक्निक का, इसे हम 2 भागों में बांटा है। इसका पहला टेक्निक होता है डायरेक्ट इलिसा, जिसे सैंडविच इलिसा के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा टेक्निक होता है इनडायरेक्ट इलिसा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट इलिसा। अब हमें पता ही नहीं है कि उस ह्यूमन बीइंग में जिसका हम ब्लड सैंपल टेस्ट कर रहे हो उसमें डिजीज़ है या नहीं है, तो हम उस समय एक इनडायरेक्ट टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो आप रिएक्शन को देख पा रहे हैं, एंटीजन कोटेड वेल लिया गया है, उसके बाद में उसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी मेज़र करके ऐड कर दी गई है, फिर उसे इंक्यूबेट कर दिया गया है। इंक्यूबेशन के बाद हम उसे फिर से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद उसमें एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी हम ऐड करने वाले हैं। उसके बाद में एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेटेज ब्रेक डाउन द सबस्ट्रेट्स। तो एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेटेज किस तरह से उसे ब्रेक डाउन करेगा, फिर हम उसे इंक्यूबेट करेंगे, फिर से हम उसे इंक्यूबेशन के बाद फिर हम उसे वॉश आउट कर लेंगे, और वॉश आउट होने के बाद हम उसका डिटेक्शन करने वाले। तो हम उसको देखते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट इलिसा टेक्निक होती है इसमें किस तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट देखेंगे हम कि इस टेक्निक में सबसे पहले एंटीजन कोटेड पॉलीस्टीरीन वेल वाली प्लेट हम लेंगे। तो हम जो पॉलीस्टीरीन का प्लेट लेने वाले इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एंटीजन को कोट कर देना है। इसके पश्चात पॉलीस्टीरीन वेल वाली प्लेट को 1 म्यूएल वाली स्पेसिफिक एंटीबॉडी जिसका टेस्ट करना हो उसे हम ऐड करेंगे। अब उस एंटीजन कोटेड वेल के साथ में हम जिस एंटीबॉडी को या जिस ब्लड सैंपल को हम टेस्ट करने वाले हैं उसको 1 म्यूएल हम ऐड कर देंगे, और जैसे एडिशन होगा हम उसे इंक्यूबेट कर देंगे। अब स्पेसिफिक एंटीबॉडी के एडिशन के पश्चात एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन हेतु रूम टेम्परेचर पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम इसे इंक्यूबेट करेंगे लगभग 30 मिनट के लिए। अब जैसे इसका इंक्यूबेशन होगा तो इंक्यूबेशन के पश्चात हम देखेंगे कि अनबाउंडेड मॉलिक्यूल्स को हम रिमूव करेंगे वाटर की हेल्प से। रिएक्शन होगी, जो अनबाउंडेड पार्टिकल होंगे उसे हम डिस्टिल वाटर से वॉश आउट कर लेंगे और रिमूव कर लेंगे। इसके बाद माइक्रोटाइटर प्लेट में एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी के रूप में एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को हम ऐड करेंगे एवं उसे 15 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे। जैसे एंजाइम एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना है, कॉम्प्लेक्स बनने के साथ हम एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी के रूप में एक एंजाइम का यूज़ हम करेंगे, और वो एंजाइम 15 मिनट तक हम उसके साथ में रखेंगे, जो कि एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम होगा।
और उसे हम इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेशन के बाद हम देखते हैं कि जो एल्कलाइन फॉस्फेटेस एंजाइम होता है ये सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने लगता है। जैसे ही हमारा पहला रिएक्शन हुआ था, पहले रिएक्शन में एंजाइम हमारे द्वारा ऐड कर लिया गया, उस एंजाइम के द्वारा सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। इसके पश्चात रिएक्शन की अंतिम स्टेप में हम देखते हैं तो हमें एक कलर डिटेक्ट होता है। उस कलर के आधार पर ही हम इसका रिजल्ट बताते हैं कि यदि विजुअली ऑब्जर्वेशन करने पर यदि कलर डिटेक्ट होता है, इसका अर्थ है कि दिए गए ब्लड सैंपल में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और यदि कलर डिटेक्ट नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि इसमें किसी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था और कोई डिसीज़ कॉज नहीं हुई है। तो इस तरह से होता है हमारा इनडायरेक्ट इलीसा। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इलीसा, जिसे सैंडविच इलीसा के नाम से भी जाना जाता है। प्रोसीजर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एंटीजन कोटेड एंटीबॉडी पहले जो हमने इनडायरेक्ट इलीसा टेस्ट की थी उसमें हमने एंटीजन कोटेड वेल लिया था, जबकि इसमें एंटीबॉडी कोटेड वेल लिया गया है। उसमें एड एंटीजन टेस्टेड किया था, इसमें एड एंटीजन हम टेस्टेड कर रहे हैं। अब ये जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इसका फ्लोशीट, उसे हम स्टेप्स के माध्यम से समझते हैं कि वास्तव में डायरेक्ट या सैंडविच इलीसा में किस तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे कि इलीसा टेक्निक या मेथड को सबसे पहले एंटीबॉडी कोटेड पॉलीस्टीरीन वेल वाली माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं। इसमें एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोटाइटर वेल हमने ली है। इसके पश्चात माइक्रोटाइटर प्लेट की वेल में 1 म्यूवेल एंटीजन ऐड कर दिया। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन करानी थी, पहले एंटीबॉडी ऐड किया। एंटीबॉडी के साथ में रिएक्शन कराने के लिए स्पेसिफिक एंटीजन जो कि HIV का पॉजिटिव एंटीजन होता है उसकी रिएक्शन हम करेंगे। इस एक्सपेरिमेंटल प्लेट को रिएक्शन हेतु लगभग 30 मिनट तक हम इंक्यूबेट करते हैं। दोनों के बीच में रिएक्शन होने के लिए हमने उसे आधे घंटे का समय दिया है। आगे हम देखेंगे कि इंक्यूबेशन के पश्चात इस प्लेट में प्रेजेंट सैंपल को रिमूव कर डिस्टिल वाटर से हम वॉश कर लेंगे। रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद अनबाउंडेड पार्टिकल्स को हम डिस्टिल वाटर के द्वारा वॉश आउट करके बाहर निकाल देंगे। वॉशिंग के द्वारा अनबाउंडेड मॉलिक्यूल जैसे ही रिमूव किया जाता है तो हमें प्राप्त एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड कर देनी होती है। रिएक्शन हुई, प्राप्त जो प्रोडक्ट मिला है उसके साथ में एक सेकेंडरी एंटीबॉडी के रूप में हमने एंजाइम ऐड किया, उनकी रिएक्शन होने दी। एक्सपेरिमेंटल प्लेट में एंजाइम के एडिशन के पश्चात कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस होना स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि जैसे एंजाइम ऐड किया है, इंक्यूबेट किया है, तो वहाँ पे जो बना हुआ पदार्थ था उसका हाइड्रोलिसिस होना स्टार्ट होता है। इसके पश्चात हम रिएक्शन की अंतिम स्टेप में उसके कलर को देखते हैं कि क्या कलर फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट हम देखते हैं कि यदि विजुअल ऑब्जर्वेशन करने पर हमें कलर डिटेक्ट होता है तो इसका अर्थ है कि दिए गए ब्लड सैंपल में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और यदि किसी प्रकार का कलर प्राप्त नहीं होता है तो हम कहते हैं कि दिया गया जो सैंपल था वो HIV के लिए नेगेटिव सैंपल था। इस तरह से लेबोरेटरी में सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत यदि हम इलीसा टेस्ट करते हैं तो इलीसा टेस्ट के माध्यम से हमारे पास में 2 व्यक्ति होते हैं, एक जो HIV का पॉजिटिव है और एक जो HIV का संदिग्ध है, जिसे नहीं पता होता है कि उसकी बॉडी में HIV का ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, किंतु वो जब अपना टेस्ट करवाना चाहता है तो उस समय सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए हमारे सामने 2 कंडीशंस होती है, या तो इस ह्यूमन बीइंग में इस प्रकार का एंटीजन होगा या नहीं होगा, मतलब हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो जिसके लिए कंफर्म होता है, जिसके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, उसे तो हम देखते ही बोल देते हैं कि ये HIV का पॉजिटिव होगा। लेकिन जिसमें किसी प्रकार के सिम्टम्स नहीं होते तो हम उसे पॉजिटिव एकदम से नहीं बोल सकते, जिसके लिए हमें एक तर्क लगाकर टेक्निक लगानी होती है। तो जैसे ही हम तर्क लगाते हैं उस समय हमें इनडायरेक्ट इलीसा का यूज़ करना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि उस बॉडी में वो प्रॉपर एंटीजन है या नहीं है। जिस सिचुएशन में हमें प्रॉपर सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस समय हम बोल सकते हैं कि सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब 99% श्योरिटी होती है कि HIV का पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम श्योर और नॉन श्योर इनके बीच में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलीसा का यूज़ करके हम कलर कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही कलर कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है तो उससे हम बता सकते हैं कि ये रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। थैंक यू।